हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ खुशखबरी कि चैप्टर जो है आज हमारा खत्म होने वाला है। और कौन सा चैप्टर? तो वही चैप्टर जो हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 9 क्लास 12, और उसका आज हम करने वाले हैं 14वां लेक्चर। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वही हम करेंगे। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, और देख लीजिए इसको लास्ट टाइम कितना सुंदर लग रहा है, फिर क्योंकि नई पीपीटी बनाएंगे फिर फिरोज सर। ठीक है, चलिए आज जो हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें आपके देखो कुछ ऐसे जो आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ आपकी बुक के क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, एनसीईआरटी की पीछे वाले क्वेश्चन जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। और उसके बाद बोर्ड में कुछ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें हमने राजस्थान बोर्ड को भी लिया है, यूपी बोर्ड को भी लिया है, बिहार बोर्ड को भी लिया है और सीबीएसई को भी लिया है, एमपी के भी हैं शायद एक क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो यूपी के क्वेश्चन है या जो बिहार के क्वेश्चन है तो वो बिहार वाले ही करेंगे। देखो क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है, तो जो भी क्वेश्चन हम करते हैं वो किसी भी बोर्ड में आ सकता है। अभी आप देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो दो बोर्ड में आए हुए हैं, तो ऐसे आ सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि नहीं ये तो बिहार का है मेरे काम का नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और सबसे पहले शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि नीट में भी पूछा हुआ है। ठीक है, और इसीलिए इसको लिया भी है मैंने कि टिट्रिकेल संकरण से बना है। लास्ट क्लास हमने कल ही ली है और कल या उससे पहले वाली क्लास में ही शायद इसे डिस्कस किया है, तो मुझे लगता है आप आंसर दे देंगे। बहुत टाइम है आपके पास देने के लिए। आपके पास सरसों व गेहूं से, नारियल व गेहूं से, राई व गेहूं के, या फिर टिट्रिकम व ज्वार के। जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए, बहुत टाइम है, सिर्फ ABCD तो टाइप करना है ना। ठीक है, चलो बताओ भाई किसका संकरण जो है करवाया था हमने। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने परसों की शायद क्लास में पढ़ा है कि टिट्रिकेल जो कि क्या है, गेहूं है। गेहूं का साइंटिफिक नेम अगर आपको पता है तो वो है टिट्रिकम एसिटिवम। ठीक है, उसी से जो है यहाँ पे नाम लिया है टिट्रिकेल। तो गेहूं और राई को मिलाकर हमने क्या बनाया था, टिट्रिकेल बनाया था। ठीक है, और ये कौन सा संकरण था ये भी मैंने कहा था, आप याद रखेंगे, कायिक संकरण, उसके दोनों के कोशिका द्रव्य को मिला के। ठीक है, क्योंकि जनन तो इनमें होगा नहीं, निषेचन तो होना नहीं है। तो भाई सी वाला जो है वो आंसर हमारा सही है यहाँ पे। और जिनके भी आंसर सही हुए हैं उनको मेरी तरफ से 5 लाख बधाइयां। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आंसर है हमारा सी वाला, गेहूं और राई। गेहूं की उन्नत पैदावार वाली किस्में चुनिए। ठीक है, अब ये जितनी भी बार किस्में आता है मुझे वो पुरानी वाली चॉकलेट जो है, शायद किसी को याद हो, रेड रैपर में आती थी किस्मी, या हाँ किस्मी नाम था उसका, है ना, वो याद आ जाती है। IR8 जया पद्मा, दूसरी है गंगा 101 रंकित और दक्किन, फिर है शरबती सोनारा सोनालिका हीरा मोती, भैया ये तो बहुत करोड़पति है, और मुक्तावेशी। बताइए जल्दी भाई क्या है, मुक्तावेशी है क्या है इसमें से। तो आपको मैंने कुछ तो आपको पता मिल ही रही होगी। मैंने आपको चावल की कैसे याद करवाई थी कि चावल, जया और रत्ना चावल बहुत खाती है, ऐसे याद करो। तो भाई जया और रत्ना किसकी किस्म है, चावल की है, तो भाई ये तो हो नहीं सकती। गंगा 101 रंग की ये तो हमने पढ़ी ही नहीं है ना, वैसे ही आपको देख के पता चल रहा होगा। आपने पढ़ी है सोनालिका, देखो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने दो चार ऑप्शन यहाँ पे दे दिए हैं ताकि ये भी आ जाए तो आप भूले नहीं। और मुझे लगता है ये भी आपने सुना होगा, वो ऐड सुना है आपने आशीर्वाद आटे का, वो बोलता है शरबती MP से चुने हुए शरबती गेहूं से बना आटा, है ना। तो भाई वहां से मुझे याद है ये शरबती, सोनारा, सोनालिका और हीरा मोती जो है ये क्या है, गेहूं की उन्नत किस्में हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा भी नाम थोड़े याद करने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है सी, शरबती, सोनारा, सोनालिका और हीरे मोती। आई होप आपके आंसर सही जा रहे होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग के परिणाम है। क्या क्या परिणाम होते हैं पादप रोग के, यानी पादप को अगर रोग लग जाए तो क्या होगा। उपज में कमी, उत्पादन की निरंतर गुणवत्ता, कि उपज में कमी हो जाए मतलब कि फसल जो है वो कम हो रही है लेकिन उत्पाद की निरंतरता बढ़ नहीं रही, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, ऐसा कुछ।
उपज एवं उत्पाद की गुणवत्ता में कमी तथा उत्पादन लागत में वृद्धि। सी है उपज एवं उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, उत्पाद की लागत में वृद्धि तथा विषैला उत्पाद। और चौथा है उपज एवं उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, विषैला उत्पाद एवं उत्पादन लागत में वृद्धि। जल्दी से बता दो भैया आंसर क्या है। देखो बहुत कंफ्यूजिंग आंसर्स है यहाँ पे। क्या होगा? लग रहा होगा बहुत इजी है, लेकिन ढूंढ नहीं पाओगे। जल्दी से बता दो। चलो आंसर क्या है इसका? डी वाला, उपज एवं उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। ठीक है, कमी तो समझ में आ रही होगी। विषैला उत्पाद एवं उत्पादन लागत में वृद्धि। अब आप ये बोल रहे होंगे ये वृद्धि कहाँ से आई, लेकिन ये वृद्धि किस में है, जरा वो देखो। ये वृद्धि है उत्पादन लागत में वृद्धि। मतलब आप जो फसल उगा रहे हो उस पर अगर बीमारी हो गई तो आपको उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, उस पर खर्चा करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट आप जो उस पर खर्च कर रहे हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं ना लाभ हानि, जब आप पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस, तो हम प्रॉफिट लॉस कैसे काउंट करते हैं कि हमने उसमें इन्वेस्ट कितना किया है ना, आपने उसमें खर्चा कितना किया है। जैसे कोई सामान लाए हो तो सामान खरीदा और बेच दिया, उसके बीच में उसको घर लाने के लिए अगर आपने कोई टेम्पो या ऑटो किया है तो उसका खर्चा भी तो वही खर्चे में ही गिना जाएगा। तो इसकी क्या बढ़ गई है? उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई है कि जो हम इस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको दवाइयाँ छिड़कनी पड़ेगी, उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये वो वृद्धि है। वृद्धि देख के आप सोचोगे यार वृद्धि तो सब में है, ये वृद्धि बोला है तो फिर है ना। और यहाँ पे देखो इसमें उत्पाद की लागत में वृद्धि है, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है ये उत्पादन है और ये उत्पाद है। जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब उसकी मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगी। क्या बढ़ सकती है? बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर खराब गेहूं होगा तो लोग क्यों खरीदेंगे। और बढ़ इसलिए सकती है कि आपको नुकसान हुआ तो आप फिर उसको महंगे में बेचोगे, दोनों चीजें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ये है डी वाला। ठीक है, चलिए जिसका भी सही हुआ है आपको पता ही है क्या लेना है मेरी तरफ से, शाबाशियां लेनी है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे आते हैं हम। आलू एवं टमाटर के कायिक संकरण के फलस्वरूप बनने वाले पौधे का क्या नाम है? नीट और फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। मुझे नहीं लगता ऑप्शन देखने की आपको जरूरत है, बिल्कुल। कभी कभी बहुत, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं अच्छे से, है ना, एक एक लाइन जो मैं पढ़ाती हूँ भूलते नहीं, क्योंकि कई बैच के बच्चे मैं पढ़ा देती हूँ उसके बाद भी वो डाउट ग्रुप में, मैम ये क्या होता है, हमने क्लास में पढ़ा है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुना करो, है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपका बायो का पेपर तो झक्का जाने वाला है किसी भी कंपटीशन का, सिर्फ नीट की बात नहीं कर रही मैं। ठीक है, टमालू, क्या नाम है, पोमेटो, टोमा पोटैटो, ठीक है, और प्रोमेटो। तो आपको पता चल गया होगा ये क्या है हमारा, पोमेटो। बी वाला जो आंसर है वो सही है। ठीक है, दोनों में पूछा हुआ है, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु मिलते हैं मूल ग्रंथियों में। ठीक है, किसकी मूल ग्रंथियों में, यानी कि जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु मिलते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सरसों, गेहूं की, चने की या कपास की, बताओ जल्दी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या होते हैं? ऐसे जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनीकृत रासायन में बदल देते हैं ताकि वो सॉइल में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और फिर सॉइल से प्लांट को मिल जाए। ठीक है, और ये किन में होते हैं? थोड़ी सी क्लास 11th मिक्स कर दी गई है यहाँ पे। लेग्यूम, जो लेग्यूम कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, उनकी जड़ें जब हम देखते हैं, अगर आपने क्लास 11 ध्यान से पढ़ी है तो जरूर याद है आपको कि यहाँ पे नोड्स बन जाती हैं ऐसी, इसीलिए इनको लेग्यूम, लेग्यूम का मतलब होता है नोड, इसीलिए उनका नाम लेग्यूमिनेसी है। इन बैक्टीरिया की वजह से उनकी जड़ों में ऐसी नोड्स दिखाई देती है, और वो दिखाई देती है आपकी जितनी भी दालें हैं, मटर हैं उनमें। और यहाँ पे दाल कौन सी दिख रही है? चना, चने की दाल होती है ना। हाँ, ऐसे मुंह में चने कब से दाल में खाने लग गए। हाँ, हम चने दाल में खाते हैं, चने की दाल। ठीक है, सरसों, कपास और इनमें नहीं होता, ये सब जो है इनमें लेग्यूमिनेसी कुल के पादप नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा हमने, ऐसा होता है कई बार कि किसी चैप्टर को किसी दूसरे चैप्टर से जो है कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा इस चैप्टर में बहुत हुआ है।
जो बच्चों ने नीट वाले क्वेश्चन देखे होंगे मेरे ऐप में, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता चलेगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले चैप्टर को लिंक करके बनाए हुए हैं दोनों को, और पिछला ही नहीं 11th भी मिक्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पे की हुई है। तो सी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक पीड़कनाशी एजेडिरेक्टिन प्राप्त होता है। एजेडिरेक्टिन कभी किसी ने पढ़ा हो? एजेडिरेक्टिन क्या है भाई? ये एजेडिरेक्टिन ये एक प्राकृतिक पीड़कनाशक है, क्योंकि हमने रोग मुक्त पादप उत्पन्न किए, ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो हम उस पर छिड़काव करते हैं पीड़कनाशियों का, पेस्टिसाइड्स का। तो प्राकृतिक किससे प्राप्त होता है? ये तंबाकू से, नीम से, कवक से या शैवाल से। बच्चा ये जो है ये आपकी इसमें एक दो क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि मैम आपने चैप्टर में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये बिहार बोर्ड के कुछ मॉडल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एनसीईआरटी में इनका नाम नहीं दे रखा है, लेकिन बिहार की बुक के अंदर मतलब उनके जो मॉडल पेपर है उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, तो ये जो पीड़कनाशी, अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि हम नेचुरली जो है अगर बैक्टीरिया या कीड़ों को मारने के लिए किसका यूज़ करते हैं तो नीम का यूज़ करते हैं। कभी आपने देखा हो नीम की पत्तियाँ रखी जाती है ना, जहाँ पे वो अनाज रखा जाता है वहाँ पे, या नीम की गोलियाँ आती लगती है। नीम में एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं एजेडिरेक्टिन, इसको निकाल के निचोड़ के गोलियाँ बना के मार्केट में बेची जाती है, या नीम भी रख सकते हैं डायरेक्टली नीम से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खच्चर का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा, वरण, उसके बाद अंतःप्रजनन, उसके बाद अंतरा स्पीशीज संकरण, और उसके बाद है बाहरी प्रजनन। तो सीधा सा आंसर है इसका अंतरा स्पीशीज संकरण, जिसको हम इंटरस्पीशियल ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या किया जाता है इसमें? घोड़े और गधे से खच्चर को बनाया जाता है। सी वाला आंसर जो है हमारा सही है। चलिए अब एनसीईआरटी का है, जो आपकी बुक के पीछे के क्वेश्चन है उनमें से पशु प्रजनन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों के नाम बताइए। आपके अनुसार कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों? ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी से जुड़े क्वेश्चन, ये हम एक तरह से उन क्वेश्चन को देख रहे हैं जो बन सकते हैं इस चैप्टर में, जो पिछले कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, जिनको चाहिए होता है ना भाई शॉर्ट में आप कुछ चैप्टर का बता दो, तो ये वैसा वाला है। तो सब इसको ध्यान से देखेंगे, और एक तरह से हम चैप्टर ही रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हमने पढ़ा हुआ है, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है इसमें से। ठीक है, कौन कौन सी विधियां है पशु प्रजनन की, अगर किसी को याद आ रही हो? अंतःप्रजनन सबसे पहली वाली देखी थी, फिर उसको ही हमने दूर करने के लिए बहिर्प्रजनन पढ़ाया था, फिर बहिर्प्रजनन, फिर बहिसंकरण जिसको हमने कहा था आउट क्रॉसिंग संकरण, फिर अंतर प्रजाति संकरण। इनमें तो हम भाई बहनों में ही करवा देते हैं, है ना, एक ही नस्ल में। इसमें एक नस्ल होती है लेकिन पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, है ना, भाई बहन नहीं होते। इनमें नस्लें बदल देते हैं, दो अलग अलग ब्रीड में करवाते हैं, और फिर क्या कर लेते हैं, इसमें तो जातियाँ ही बदल देते हैं, जो कि खच्चर अभी हमने देखा। अब सबसे बेस्ट कौन सी है इसमें? तो सबसे बेस्ट वाली जो है वो इन सब विधियों में संकरण, जो क्रॉस ब्रीडिंग सर्वोत्तम प्रजनन विधि है। ठीक है, क्रॉस, ये वाली क्रॉस ब्रीडिंग, जिसमें क्या करते हैं, अलग अलग नस्ल के जो हैं प्राणी या जीव या पादप में संकरण करवाते हैं, ये वाली सबसे अच्छी है। ठीक, इस विधि में दो भिन्न नस्लों के वांछित गुणों का बनने वाले संकर में समायोजन हो जाता है। ठीक है, जो संकर बन रहा है हमारा, संकर किसको कह रहे हैं? दो नस्ल, एक नस्ल नंबर 1, एक नस्ल नंबर 2 ली, उसमें क्रॉस कराया, और जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? संकर संतति बोलते हैं ना, क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर होती है। इस प्रोसेस को संकरण कहते हैं, और संकरण से जो चीज बनती है उसको संकर कहते हैं। तो इस संकर में दोनों ही नस्लों के गुण प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने वो हिसार डेल भेड़ बनाई थी, आप चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं, हिसार डेल मरीनो और बीकानेरी भेड़ के कॉम्बिनेशन से। इस प्रकार बनने वाले संकर हेटेरोसिस प्रदर्शित करते हैं। ये नया वर्ड है, ये हमने क्लास में नहीं पढ़ा था।
इसको ध्यान में रखिए आप। हेट्रोसिस किसको कहते हैं? जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसको हेट्रोसिस कहते हैं, अर्थात गुणों में दोनों जनक से बेहतर भी होता है, दोनों के गुण भी है प्लस दोनों से एडवांस है। इसमें जो कमियां थी वो अब इसमें नहीं है और इसमें जो कमियां थी वो भी इसमें नहीं है, दोनों की अच्छी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, गुड गुड। पशुओं की अनेक उन्नत नस्लें इसी विधि से विकसित की गई है, जैसे कि करन स्विस, सुनंदी। ये दो गायों के नाम मैंने, क्योंकि हिसार डेल हम पढ़ चुके हैं, इन दो गायों के नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो सुनंदी गाय है इस पे नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति संकरित प्रजाति है, किसकी? गाय की, और वहां पे नाम दिया हुआ था। ठीक है, वहां पे सुनंदिनी नाम जो था दिया हुआ था और सही आंसर ये था। ठीक है, ये करन स्विस थी जो स्विट्जरलैंड की गाय और उनमें करवाई थी हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का है, मतलब वही बुक के पीछे का है। ये मैंने आपको कहा भी था कि जो उत्तक संवर्धन के हैं उसी में से एक दो आपको सूक्ष्म प्रवर्धन में लिखने। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या था भाई? माइक्रो प्रोपोगेशन द्वारा पादप उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है? ये पढ़े हैं हमने, लेकिन फिर भी बच्चे बोलेंगे मैम आपने सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ तो कराए नहीं। अरे सूक्ष्म प्रवर्धन उत्तक संवर्धन का ही तो पार्ट है, तो उसके जो दो लाभ हैं मैंने वहां पे बताया भी था, ये ऊपर दो जो लाभ हैं वो सूक्ष्म प्रवर्धन के हैं, तो वही लिखने हैं हमें यहाँ पे। सबसे पहला क्या है? कम समय में बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं, है ना, बहुत कम टाइम में आप माइक्रो प्रोपोगेशन करके बहुत सारी चीजें उगा सकते हो। दूसरा, इस प्रकार बने पौधे विषाणु रहित होते हैं, ये तो सबसे बढ़िया वाला जो है, क्योंकि हम इसमें विभोज्योतक काम में ले सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम में ले सकते हैं जो विषाणु रहित होता है। पौधे वर्ष पर्यंत तैयार हो सकते हैं, अनुकूल मौसम आने का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम लैब में तैयार करते हैं तो हम हमारे अकॉर्डिंगली टेम्परेचर वेम्परेचर सब चेक करते रहते हैं। अब कुछ बच्चों का दिमाग दौड़ रहा होगा मैम बारिश भी करवाते हैं क्या? बेटा बारिश करवाने की जरूरत नहीं होती, हम पानी डाल देते हैं, वो शावर वाला होता है ना डालने वाला, तो हम प्लांट को धोखा देते हैं कि देखो बारिश हो गई, है ना। ठीक है, पौधे जो है वर्ष पर्यंत मतलब साल भर आप वहां पे पौधे उगा सकते हैं। जो पादप बीज बनने में असमर्थ है उनका उत्पादन इस विधि से करना संभव है ना। ये भी हमने देखा था कि जिसमें बीज नहीं बनते फिर उनका आप संकरण कैसे कराओगे, उनके बीज कैसे लाओगे? तो भाई उसका एक टुकड़ा काट के आप उत्तक संवर्धन करवा दो, तो माइक्रो प्रोपोगेशन विधि से आप क्या कर सकते हो? उनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हो। जनक पौधे के मूल गुणों को बनाए रखा जा सकता है क्योंकि यह क्लोन होते हैं। ये बात भी पढ़ी थी हमने कि जो कोशिका का टुकड़ा या जो उत्तक का टुकड़ा आपने लिया है उसी से सब पौधे बनाए हैं, तो सारे पौधे जो हैं वो उस उत्तक के जो पौधे में जो गुण थे वैसे ही रहेंगे, क्लोन होते हैं ये। नेक्स्ट है पत्ती में कर्तोत्तक। कर्तोत्तक समझ गए ना? एक्स प्लांट, एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स प्लांट, प्लांट का एक्स। ठीक है, पादप के प्रवर्धन में जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसमें विभिन्न घटकों का पता लगाइए। बस घुमाने के लिए ये दिया है, हमें क्या लिखना है? वो हमें संवर्धन माध्यम में कौन कौन सी चीजें डालते हैं वही बताना है और कुछ नहीं बताना। क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया है, और यही मैं कहती हूँ कि बस पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा शब्दों का फेर है, बस आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा। हमने कुछ नहीं छोड़ा है, अब आप देख रहे हो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद भी बच्चे कमेंट करेंगे मैम पीछे के क्वेश्चन कब कराओगे, है ना। अगर हम पीछे के क्वेश्चन करेंगे तो 2 साल में हमारा सिलेबस हो ही जाएगा, नेक्स्ट ईयर फिर से आपको 12 देनी पड़ेगी। संवर्धन माध्यम के निम्न प्रमुख घटक होते हैं। क्या क्या घटक है हमने पढ़े ही हैं। कार्बन स्रोत होता है जिसमें सुक्रोज व अन्य शर्करा को कार्बन के स्रोत के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल और विटामिन हो सकते हैं। कार्बनिक लवण इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर आदि के लवण पादप कोशिकाओं की वृद्धि हेतु आवश्यक है। ये क्वेश्चन इसलिए भी मैंने लिए हैं क्योंकि पिछले कई सालों में इनको पूछा हुआ है इसलिए। ठीक है, वृद्धि नियामक यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स जैसा कि हमने देखा था, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन जैसे वृद्धि नियामक को काम प्रयोग उत्तक संवर्धन में आवश्यक है। ऑक्सिन जड़ का निर्माण करेगा और साइटोकाइनिन जो है वो किसका निर्माण करेगा? तने का।
जल तो चाहिए, जल ही जीवन है। और सामान्य माध्यम, जो माध्यम है, माध्यम को ठोस बनाने हेतु अगर अगर या अगार अगार भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है, अगार अगार। कई जो उसकी स्पेलिंग की वजह से उसको अगर अगर भी लिखते हैं हिंदी में, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। आ जाओ अब फिर नेक्स्ट, विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादपों का कौन सा भाग सर्वाधिक उपयुक्त है तथा क्यों। अब यहाँ पे ये शॉर्ट टाइप में है एनसीईआरटी में, लेकिन इसी क्वेश्चन को नीट में ऑब्जेक्टिव बना के भी पूछा हुआ है, इसीलिए दोनों चीजें यहाँ पे दी है, ठीक है। क्या है ये भी हमने पढ़ा है, पौधे के शीर्षस्थ या अक्षस्थ भी बोल सकते हैं, कक्षस्थ को, विभोज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है विषाणु रहित होते हैं। अंत पौधे का शीर्षस्थ यानी कि एपिकल भाग विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए उपयुक्त होता है। वहां पे ऑप्शंस दे रखे थे, यहाँ पे आपको शॉर्ट में पूछा है। और क्यों होते हैं, क्योंकि वही अगर पूरा पौधा रोग युक्त है तो उसका जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है उसमें विषाणु या वायरस नहीं होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है, शस्य पादपों की किन्हीं 5 संकर किस्मों के नाम बताइए जिनका विकास भारतवर्ष में हुआ है। ये मैंने इसलिए भी करवाया है क्योंकि हमने वहां पे किस्में तो देखी थी, लेकिन थोड़ा सा और 2-4 किस्म मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि एक याद नहीं हो तो दूसरी याद हो जाए। सबसे पहले IR36, हमने IR8 भी देखी है, लेकिन IR8 हमने कहा था कि वो कहाँ बनी हुई है, वो तो फॉरेन में बनी हुई थी, है ना, फॉरेन में बनी हुई थी। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है भाई, भारतवर्ष में, इसीलिए भी लिया है क्वेश्चन को, ठीक है। पूसा, बासमती, जया, पद्मा और रत्ना, ये 2 तो हमने याद की थी। अब पद्मा भी चावल खाने लग गई, जया और रत्ना को देख के पद्मा ने सोचा मैं भी चावल खाऊंगी, ठीक है। और IR8 अगर आपको याद है तो 36 याद हो जाएगी, ठीक है। सोनालिका, कल्याण सोना, ये तो इंडियन ही है, हमने ही बनाई थी, है ना, वो नॉर्मल बरलोंग और स्वामीनाथन के साथ मिलके उन्होंने काम किया था। HD 3090 पूसा अमूल्या 2013 में बनाई है। HD 3086 पूसा गौतमी जो 2013 में बनाई है, ठीक है। जब मक्का के देख लेते हैं, गंगा 5 और रंजीत नवजोत, ये जो है ये मक्का की है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बिहार में आया हुआ है ये क्वेश्चन, निम्न फसलों की किस्मों में से 2 रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। ये खतरनाक क्वेश्चन है क्योंकि आपको किस्में तो याद हो जाएंगी, और ये इसलिए भी है कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये किसकी थी, ये रोग वाली थी, मतलब रोग प्रतिरोधकता वाली थी, या उत्पादन बढ़ाने वाली थी, क्योंकि हमने 2 तरह से पढ़ा है। एक तो रोग, कोई रोग हो जाता है उसको कम करने या उसकी प्रतिरोधी के लिए हमने अलग किस्में बनाई है, एक हमने कीटनाशी वाली अलग बनाई है, कीटों से बचाने के लिए, है ना, इंसेक्ट से बचाने के लिए अलग बनाई है, 2 तरह की, और 2 आपको टेबल दी हुई है। तो अब यहाँ पे करना है आपको कौन सी वाली बतानी है, रोग प्रतिरोधी वाली बनानी है, जो रोगों से मुक्त करने के लिए बनाई थी, कीटों से नहीं, कीटों वाली भी मिक्स है इसमें। अब ढूंढो जरा, ढूंढो ढूंढो रे सजना, चलो, हिमगिरी, पूसा गौरव, पूसा कोमल और पूसा A4, जल्दी से बताओ कौन कौन सी है, ठीक है। इसमें आपकी आ जाएगी एक तो हिमगिरी और पूसा कोमल। ये हिमगिरी किसकी थी, ये गेहूं की थी, ठीक है। अब पूसा कोमल तो है ही, ये किसकी है याद है आपको, पूसा कोमल मैंने आपको याद करा था कि जो हमारा चवला होता है, लोबिया, यहाँ पे टेबल बनाई थी, मैंने कहा था ऐसे याद करो कि चवला जो है, लोबिया, वो कोमल होता है और पूसा तो सबके आगे लगाना ही है, तो ये लोबिया की थी। ऐसे याद करोगे ना तभी याद रहेगी, कनेक्ट कर करके। फिर बाकी बची हुई बता देती हूँ मैं। ये पूसा गौरव किसका गौरव था, किसका गौरव था, मैंने कहा था सरसों के खेत, आजकल फिल्मों में जो है वो सरसों के खेत बहुत बताए जाते हैं, ब्रेसिका आया था वहाँ पे, सरसों के खेत पीले होते हैं और वो हमारे देश का गौरव है, इसीलिए पूसा गौरव जो थी वो सरसों की थी, लेकिन वो सरसों की रोग वाली नहीं थी, कीट वाली थी, ठीक है, कीट प्रतिरोधी थी। और पूसा ए जो थी वो भिंडी की थी, पूसा A4, है ना। देखो भिंडी वाले को कैसे याद करोगे, अभी पूसा तो लगा नहीं है,
हम भिंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेडी फिंगर। फिंगर कितनी होती है? 5, लेकिन यहाँ पे 4 है। ठीक है, A4 याद हो जाएगा। चलो, हाँ, ये जो हिमगिरी है ना भाई, ये नीट में भी पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में। कुछ क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं है। गेहूं की पर्ण या धारी कीट प्रतिरोधकता किस्म का नाम बताइए। आरबीएससी 2015 और नीट, मैं अपने जो बैच में जुड़े हुए बच्चे हैं उनको इसीलिए बोलती हूँ। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि वहाँ पे हम जो बैच में जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो नीट या कंपटीशन के करा रहे हैं, तो वो सोचते हैं अरे ये तो नीट और कंपटीशन के, हमारे कुछ काम की नहीं है। अरे वो ऑब्जेक्टिव हैं, और ऑब्जेक्टिव विशाल सागर की तरह है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। जैसे देखो अभी हमने जो देखे हैं वो कई सवाल नीट में भी पूछे हुए हैं, कई सवाल बोर्ड में भी पूछे हुए हैं, कई बार तो सेम ही होते हैं, क्योंकि आजकल बोर्ड वाले भी पेपर उस तरह से बनाने लग गए हैं कि कम से कम बच्चों का नॉलेज जो है वो चेक हो। तो देखो ये आरबीएससी 2000 राजस्थान बोर्ड ने 2015 में पूछा हुआ है, और इसी को नीट ने भी पूछा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसी चीजों को ऐसे मत इग्नोर करो, ये नीट का है, मेरे काम का नहीं है, मुझे नीट नहीं देनी, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो जो भी कंपटीशन आप एग्जाम दोगे, अगर उसमें बायोलॉजी है, साइंस है, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो आप, चाहे वो नीट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। हाँ, पर्णधारी कीट बताया था ना आपको कि गेहूं की जो पत्तियां हैं उसमें ऐसे धारियां बन जाती थी, उसको हमने बोला था पर्णधारी कीट रोग। ठीक है, उसकी प्रतिरोधी किस्म का नाम पूछा है, ये मैं जो अभी बोल रही थी हिमगिरी, और मैंने आपको इसको याद भी कराया था कि हिमगिरी गेहूं जो है वो मैंने एक ऐसा गेहूं निकाला है जो इस धारी कीट रोग को तो मारता ही है, लेकिन ये हिमालय पे भी उगता है, ऐसे याद करवाया था ना। हिमालय से हिम, और हिमालय क्योंकि एक पर्वत है, पर्वत को गिर कहते हैं, तो हिमगिरी गेहूं की किस्म है ये। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव बना के पूछा हुआ है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। कवक द्वारा फसलों में उत्पन्न कोई एक रोग का नाम बताइए। राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है 2013। कवक गेहूं में स्टेम या ब्लैक रस्ट नामक रोग पैदा करता है। ठीक है, कवक जो गेहूं है उसमें कौन सा? ब्लैक रस्ट। मैंने इसको आपको हिंदी में बताया था काला कीट रोग, 2-3 बार नाम भी लिया है मैंने इसका क्लास के अंदर। और अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको इसको स्टडी भी करना है, आपको बताएंगे कैसे होता है ये रोग, है ना, इस कवक का। भेड़ की नई नस्ल हिसारडेल, अभी थोड़ी देर जस्ट पहले हमने इसको डिस्कस किया है। जनकों के नाम दीजिए, है ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हमने किया 2012 राजस्थान बोर्ड। ठीक है, मेरिनो नस्ल का नर तथा बीकानेरी नस्ल की मादा भेड़ के संकरण से हिसारडेल का जन्म हुआ। और क्या है ये? भेड़ है। ठीक है, एक जगह तो यही पूछा हुआ है नीट में कि हिसारडेल प्रकार है, नीचे 4 ऑप्शन, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, है ना, बस सिंपल सा क्वेश्चन। लेकिन क्या है, कई बार बच्चे बहुत जल्दी में हड़बड़ाहट में तो इंपॉर्टेंट पढ़ ले, इंपॉर्टेंट पढ़ ले, उसमें वो हिसारडेल ही पढ़ा होता है, भेड़ याद नहीं रहता उनको कि ये भेड़ की भी नस्ल थी। कई बार ऐसे पूछा है मेरिनो नस्ल किसकी है, अब उसको ये तो याद है कि हिसारडेल भेड़ है, लेकिन उसको ये याद नहीं कि मेरिनो क्या था, भेड़ थी या गाय थी। भाई दोनों ये भेड़ ही हैं, ये भी भेड़ है और ये भी भेड़ है। ठीक है, क्योंकि ये संकरण का प्रकार है। कौन से संकरण का? क्रॉस संकरण का, जिसमें 2 अलग अलग नस्लों में कराया जाता है। लेकिन भेड़ तो भेड़ ही होगा ना, भेड़ का गाय से नहीं करवाया, फिर तो वो अंतरजातीय हो जाता। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यूपी 2010 में आया हुआ है ये। दुग्ध उत्पादन में औसत से कम दूध देने वाले जंतुओं के लिए सबसे उत्तम प्रजनन विधि का सुझाव बताना है आपको। ठीक है, आप कौन सा मेथड यूज करोगे? अगर आपके पास एक गाय है जो कम दूध दे रही है, आपको उसको अधिक दूध देने वाला बनाना है, क्या करोगे? अगर आप अंत प्रजनन कराओगे तो अंत प्रजनन में तो आपको पता ही है वही के वही कैरेक्टर आएंगे, भाई बहनों में शादी, तो आप क्या कराओगे? वही संकरण कराओगे। ठीक है, आउट क्रॉस करवाओगे, मतलब गाय या तो संकरण, बही संकरण में भी आउट क्रॉस या नॉर्मल वाला क्रॉस, यानी कि या तो नस्ल बदल दो, 2 नस्लों में करवा दो, या एक ही नस्लों के जो दूर के रिश्तेदार हैं उनमें करवा दो। तो आउट क्रॉसिंग हम करवाएंगे इसके लिए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट, जिसमें गेहूं एंड मेज कहाँ स्थित है, ये मैंने आपको स्पेशली क्लास में कहा था कि इसका नाम याद कर लेना
और मैंने आपको याद करने का ये भी बताया था कि इसने जो किस्म पैदा की थी उसके नाम पे, कि भाई सेंटर है, कैसा सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर है, किसका है, गेहूं और मक्का का, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज। ठीक है, ये याद कर सकते हो। कहाँ पर है, RBSC 2015, MP 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैक्सिको में। ठीक है, इन्हीं ने तो बनाई थी वो गेहूं की, जो आपके नॉर्मल बरलॉग और स्वामीनाथन ने मिलके अर्धमामन वाली किस्म बनाई थी, आपको याद हो गेहूं की। फर्स्ट टाइम, और इसी के लिए फिर इन दोनों ने मिलके, मतलब भारत के जनक और इंटरनेशनल जनक दोनों ने मिलके। चलिए नेक्स्ट है, निम्न के नाम लिखिए। मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त सर्वाधिक सामान्य मधुमक्खी प्रजाति क्या है। ये भी हमने क्लास में पढ़ा है कि सबसे अधिक पाली जाती है, और इंडिया में भी पूछ ले तो इंडिया में भी एक ही पाली जाती है, वो है एपिस इंडिका। ठीक है, भारतीय मधुमक्खी जो सबसे शांत होती है, हालांकि इसमें शहद की मात्रा कम निकलती है, लेकिन क्योंकि इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, शांत प्रिय है, इसीलिए इसको पाला जाता है। CBSE में पूछा हुआ है 2012, आपके भी आ सकता है। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही बिहार बोर्ड के अंदर आया हुआ है 2018 के अंदर। ठीक है, और आपके लिए, सबके लिए भी ये पूछा जा सकता है, अंतःप्रजनन और बहिःप्रजनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतःप्रजनन पढ़ा हमने, बहिःप्रजनन भी पढ़ा, अंतर क्या है। अंतःप्रजनन एक ही नस्ल के, क्या करते हैं हम इसमें, एक ही नस्ल के आपस में घनिष्ठ संबंध, और घनिष्ठ मैंने आपको बताया था, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई बहन में ही शादियां करवा देते हैं इनमें, है ना, भाई बहन में ही जनन करवा देते हैं, तो इसीलिए इनब्रीडिंग, इंग्लिश में क्या कह रहे थे हम इसको, इनब्रीडिंग। घनिष्ठता से संबंध पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ी तक संकरण कराया या संगम कराया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतःप्रजनन कहलाता है। ठीक है, और इससे क्या उत्पन्न हो जाता है, इसकी हानियां और लाभ भी लिखवाए हैं मैंने क्लास में, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार बोर्ड में पूछे हुए हैं कि अंतःप्रजनन की हानि क्या है और अंतःप्रजनन के लाभ क्या है। ठीक है, आपस में बहिःप्रजनन क्या है, जिसको हम आउट ब्रीडिंग कह रहे हैं, उसके 3 प्रकार है ना, बहिर्संकरण, संकरण और अंतरजातीय संकरण। आपस में बिना किसी संबंध वाले पशुओं के बीच कराया जाने वाला प्रजनन बहिःसंकरण कराया जाता है या आउट ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, क्या करवाते हैं इसमें हम, या तो एक ही नस्ल के ऐसे 2 प्राणियों में कराते हैं जिनके मम्मी पापा अलग अलग होते हैं, है ना, एक कॉमन पूर्वज नहीं होता, या फिर नस्लें चेंज कर देते हैं, एक ये नस्ल और एक ये, जैसे अब मैंने आपको डॉग का एग्जांपल दिया था कि आजकल हम ये डॉग की जो अलग अलग ब्रीड्स देखते हैं वो क्या होती है, वो अलग अलग नस्लों में, पोमेरियन का, है ना, जर्मन शेपर्ड के साथ करवा के कोई नई नस्ल बना दी ऐसे, या फिर अंतर जातीय भी होता है, यानी कि जैसे खच्चर जो हमने बनाया। ठीक है, तो ये आ गया, इसके लाभ और हानियां जरूर याद रखें। नेक्स्ट है अंतःप्रजनन अवसाद क्या है, ये एक तरह की हानि ही है इसकी। ठीक है, अंतःप्रजनन की हानि क्या था, अंतःप्रजनन अवसाद, अंतःप्रजनन अवसाद जब बहुत टाइम तक बार बार अंतःप्रजनन करवाया जाता है, इनब्रीडिंग करवाई जाती है, तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, फिटनेस में फर्क पड़ जाता है, मतलब वो फिर जनन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत टाइम तक इनब्रीडिंग करवाने पर उनके जीन्स में ऐसे चेंज हो जाते हैं कि अब उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, या हिंदी में जिसको कहते हैं अंतःप्रजनन अवसाद। लगातार किया गया अंतःप्रजनन जीवों की उर्वरकता, उर्वरकता का मतलब फर्टिलिटी, वही निषेचन, जनन, व उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी कम कर देता है, इसे अंतःप्रजनन अवसाद कहते हैं। अगर आपको इसका उपाय पूछ लिया जाए तो ये भी हमने क्लास में किया है, क्या है उपाय, क्या कर देते हैं, अगर बहुत पीढ़ी तक आपको लग रहा है हमने अंतःप्रजनन करवा दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बहिःसंकरण करवा के इस अंतःप्रजनन अवसाद को दूर कर सकते हैं।
एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंतः प्रजनन अवसाद को दूर करने के लिए निम्न विधि अपनाई जाती है, और फिर वही 4 ऑप्शन। उसमें देखो बहिःसंकरण लिखा हो या बहिःप्रजनन लिखा हो, क्योंकि बहिःसंकरण जो है वो बहिःप्रजनन का ही प्रकार है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि इसमें फिर अंतर्जातीय वाला आ जाएगा, है ना, इसमें फिर संकरण भी आ जाएगा। ये है तो ये लिखना है, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आप इस पे जाएंगे। तो इसी के साथ आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं दूसरे बोर्ड्स के और जो नीट में भी आते हैं या उससे जो आ सकते हैं वैसे वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी यहाँ पे समाप्त होते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ।